Okay, see, we have started with the national income, and we already discussed about the national income. Can anyone tell me here, in a simple word? I don't want the exact definition which is given by the economics. Tell me from your point of view, what do you mean by the national income? National income से क्या पता लगता है और किस इनकम को नेशनल इनकम कहा जाएगा? कैसे उस पर्टिकुलर इनकम को नेशनल इनकम कहा जाएगा? क्या लगता है आपके पॉइंट ऑफ Aggregate व्यू से बोलो. ag- हम्म. aggregate value, aggregate production of goods and services in a Yes, very particular good. Aggregate geographical value, area. very good. Aggregate value of aggregate production, वेरी नाइस वन. मतलब जो प्रोडक्शन होता है उसके थ्रू उसका क्या वैल्यू है या फिर टोटल एग्रीगेट इनकम कितना आया अपने हाथ में उसके अकॉर्डिंग. सो दैट इनकम वी विल गोइंग टू कॉल इट एज अ नेशनल इनकम. सो जनरली नेशनल इनकम को बताने के लिए वी आर यूजिंग द डिफरेंट कॉन्सेप्ट लाइक जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी. दिस ऑल कॉन्सेप्ट वी आर जनरली यूजिंग इट. ओके. नाउ मेथड्स ऑफ मेजरिंग द नेशनल इनकम. मेथड्स ऑफ मेजरिंग द नेशनल इनकम तीन पार्ट में रहता है. वन इज द नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्ट एंड नेशनल एक्सपेंडिचर. मतलब हम लोग जब हम लोग इनकम को कैलकुलेट करते हैं, नेशनल इनकम के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, सो एट दैट टाइम वी कैन कैलकुलेट द इनकम, नेशनल इनकम फ्रॉम द इनकम पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम द प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम द एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू. तो वो कैसे देखो. It is the sum of value of all final goods and services produced in a year. सम ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब ये जब हम लोग इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं नेशनल इनकम का, एट दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज नेशनल प्रोडक्ट. उसको कहा जाता है नेशनल प्रोडक्ट. वाई इट इज सो? बिकॉज हियर वी आर गिविंग इम्पोर्टेंस टू द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. इट मीन्स वी आर गिविंग द इम्पोर्टेंस टू द प्रोडक्शन. और प्रोडक्शन का जो वैल्यू रहेगा उस सारे वैल्यूज को जब हम लोग इंक्लूड करते हैं और वी कैसे एडिशन करते हैं, then we are able to get the national income. So when we are calculating the national income from the production point of view or from the final goods and services point of view, it is called as your national product. The next one here, it is the sum of all income accruing to factors of production in a year. मतलब यहाँ पे क्या है, ये हम लोग इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं. इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब इनकम किसको दिया हम लोगों ने, द इनकम वी हैव गिवन टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वट एवर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वी हैव यूज. ठीक है, जो हम लोगों ने यूज किया है और उस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए कितना इनकम हम लोगों ने दिया उनको, कितना इनकम उन्होंने अर्न किया. सो जब हम लोग इस इनकम को काउंट करते हैं, सो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल इनकम. सो दैट इनकम, दैट नेशनल इनकम वी आर कंसिडरिंग फ्रॉम द इनकम पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन इनकम किसको दे रहे हैं हम लोग, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, उनका इनकम को हम लोग काउंट करें. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इनकम मतलब क्या रहेगा, अगर किसी ने लैंड दिया है तो आपने, आप लोगों को वो लैंड की जगह पे रेंट मिला है, सो रेंट इज योर इनकम. आपने अगर किसी जगह पे एज ए लेबर काम किया है, सो लेबर की जगह पे आपको सैलरी मिला है, सो सैलरी इज योर इनकम. ठीक है. आपने अगर कुछ कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसकी जगह पे आपको जो रेट ऑफ, जो इंटरेस्ट मिला है, that will be your income. Then again, if you are acting as an entrepreneur, उसका जो भी profit sharing आपको मिला है, so that will be your income. So whatever income is earned by the factors of production, and when we are calculating all these income, so that time we are saying that we are calculating the national income from the income point of view. Okay. Now the third one is what here? It is a sum of consumers expenditure, net investment expenditure, and the government expenditure on goods and services. So here at this concept, how we are calculating the national income? Here we are calculating the national income from the expenditure point of view. तो एक्सपेंडिचर मतलब किसका एक्सपेंडिचर है यहाँ पे, कंज्यूमर ने कितना एक्सपेंडिचर किया है गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम लोगों ने कितना पैसा खर्च किया है उसको काउंट किया जाएगा, गवर्नमेंट ने कितना पैसा खर्च किया है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए. So when we are calculating all the expenditure together, so that is called as your national income from the expenditure point of view. So there are three methods, three ways to calculate the national income. One is from the production point of view, one is from the income point of view, and one is from the expenditure point of view. So this is called as your triple identity. Is this clear to you student कि किन किन point of view से measure किया जाता है national income को? Yes. Yes, ma'am. Okay. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन, ये फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम. अभी नेशनल इनकम के क्या फीचर्स रहते हैं? ओके. फर्स्ट वन ईयर फ्लो कॉन्सेप्ट. नेशनल इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम. इसको फ्लो कॉन्सेप्ट क्यों कहा है कि
चलो एक महीने में इतना आ गया तो हम लोग उसको ही फाइनल करेंगे, ऐसा नहीं रहता है। लाइक फुल ईयर में वो हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल गोइंग टू चेंज, द प्रोडक्शन विल गोइंग टू चेंज, देयर क्वांटिटी विल गोइंग टू चेंज, so that kind of a changes will going to happen, therefore we are saying it is a flow concept. Okay, next one here, value of final goods. Most goods and services pass through a series of production stages before reaching the market. मतलब यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट तक फाइनल कमोडिटी आने तक गुड्स एंड सर्विसेज को बहुत सारे स्टेजेस को क्रॉस करना रहता है। नेशनल इनकम मेजर द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। द इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड because their inclusion may amount to double counting, resulting in an overestimation of the national income. So value of final goods, whenever we are calculating the national income, at that time we are only considering the value of final commodity. उसके अंदर जो फाइनल कमोडिटी बनाते वक्त जो भी हम लोगों को रॉ मटेरियल लगा है, जो भी हम लोगों को इंटरमीडिएट कमोडिटीज लगा है, उनका हम लोग वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे। वो टोटल बनाने तक कितना खर्चा आया, सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ फाइनल कमोडिटी, एंड ओनली दैट वैल्यू वी विल गोइंग टू कंसिडर व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। अगर हम लोग, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम में एग्जांपल दिया था कि पेन का प्रोडक्शन है, पेन मेरे लिए फाइनल कमोडिटी है, लेकिन वो पेन में बनाने वाला रिफिल किसी और के लिए फाइनल कमोडिटी है, ठीक है। सो रिफिल के लिए टोटल खर्चा कितना आया, उसके बाद में ये पेन बनाने के लिए कितना खर्चा आया, वैसे हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे, वैसे करेंगे तो डबल काउंटिंग में आ जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो टोटल वैल्यू ऑफ पेन है, जिसके अंदर रिफिल भी आ गया, पेन का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी आ गया, सो उसको हम लोग काउंट करेंगे, एंड दैट विल बी द वैल्यू ऑफ योर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। ओके, नेक्स्ट वन यार, मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। यस, यू ऑल नो व्हाट इज मैक्रो हियर। मैक्रो मतलब क्या कि हम लोग यहाँ पे एग्रीगेट के बारे में बात करते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल पार्ट हियर। सो यस, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल इनकम, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑल इंडिविजुअल्स इनकम टुगेदर, ठीक है। हम किसी एक का इनकम के बारे में नहीं बात करते हैं, नेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स है वो सारे इंडिविजुअल्स के इनकम के बारे में हम लोग एक साथ बात करेंगे। सो इट मीन्स वी आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द एग्रीगेट पार्ट, so therefore it is called as your macroeconomic concept. Next one here, monetary measure. National income is a monetary measure because the value of goods and services are expressed in terms of money. यहाँ पे जो भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वो हम लोग मनी के फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज योर मॉनेटरी मेजर। नेक्स्ट वन, एड्स नेट एक्सपोर्ट। यस, अभी तुम लोग मुझे बताओ व्हाट डू मीन बाय द नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट, बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नेट एक्सपोर्ट। ये तो आप लोगों ने मुझे बताया था ना जीडीपी की, इसमें याद करो और बोलो मुझे। जीडीपी की इसमें व्हेन वी आर सेइंग द नेट Export minus import. very good, it is export minus import. Okay, so here we are even calculating the international trade, international trade के थ्रू जो भी अर्निंग होता है हमें, और जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग फॉरेन कंट्रीज को सेंड करते हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग में देते हैं, उसके भी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ओके, सो देयरफॉर वी आर सेइंग इट विल गोइंग टू ऐड द नेट एक्सपोर्ट आल्सो। Then the measures of economic progress. National income accounting is a very practical method of collecting information about the performance of the economy. Thus, national income is a measure of economic progress. Economic growth is generally associated with the increase in national income. So, whenever we'll able to understand the national income, so it will going to give you an idea like what is the growth of our economy. बिकॉज जैसे लास्ट ईयर कितना था और ये साल कितना है, बताओ स्टूडेंट मुझे अभी 2021 का क्या जीडीपी रेट है इंडिया का। चलो गूगल पे सर्च मारो और मुझे बताओ व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन 2021 टोटल ईयर का। एक्चुअली कैसे रहता है कि वो लोग क्वार्टरली बेसिस पे भी डिक्लेयर करते हैं, तो मुझे क्वार्टरली बेसिस वाला मत बताओ, मुझे टोटल ईयर का कितना रहा जीडीपी ये बताओ। गूगल पे सर्च मारो, मैम, अभी बताओ 3.73 कितना trillion. वंस अगेन। Approx estimated approx 3.73 trillion dollar. नहीं वैसे मत बताओ, जीडीपी ग्रोथ मतलब इसमें बताओ मुझे, परसेंटेज के फॉर्म में बताओ, डॉलर्स वगैरह नहीं चाहिए, परसेंटेज के फॉर्म में बताओ। Ma'am, 7.3%. यस, लेकिन अच्छा किसने -7.3% मैम।
कितना? So I think Ma'am, minus 7.3%. -7.3%. yes, very good. It was -7.3%. अभी आप लोग मुझे बताओ, it has been shown in the negative sign. तो मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ? हम लोग इस बार ग्रोथ में है या नहीं है? हमारा इनकम बढ़ा है या कम हुआ है? कम हुआ है। यस, कम हुआ है। तो ओके, मतलब जो अपना 2019-20 में जो इनकम था, अपना जो जीडीपी था, उससे हम लोग लिटरली -7.3% से कम है। ओके, so this is what the national income will going to help you out to understand the growth level of your economy. मतलब बोलने के लिए लोग तो बहुत बोलेंगे ना, नहीं चलो इंडियन इकोनॉमी तो बहुत ग्रो हो रहा है, बहुत डेवलप हो रहा है, लेकिन कितना ग्रो हो रहा है, कितना डेवलप हो रहा है, वो जानने के लिए हमें कुछ ना कुछ वहाँ पे क्वांटिटेटिव वे तो होना चाहिए। सो जीडीपी और वी कैन से द नेशनल इनकम विल गोइंग टू गिव यू इन क्वांटिटेटिव टर्म्स कि कहाँ पे हम लोग फेलियर है और कितना हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है करके। ओके, सो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम स्टूडेंट? ये समझा आपको? मैम यस, Yes, जीडीपी ma'am. मैम अनिश वांट टू से GDP समथिंग। ओ यार अनिश नहीं आया आवाज ठीक से, फिर से एक बार बेटा। मैम जीडीपी is produced from which source it in the GDP data is collected? फ्रॉम विच फोर्स? GDP data is collected. So from which for GDP data is collected? Basically, when we are saying the GDP, it means we are talking about the national income. So वहाँ पे जो भी टोटलिंग लेते हैं ना वो लोग, तो जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर है, कि इंडस्ट्रियल सेक्टर देखो, जैसे कि एक कोई तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का हेड रहता है, देन अगर उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कोई हेड रहेगा, उसके बाद में एग्रीकल्चरल सेक्टर का कोई हेड रहता है। आपको पता है ना कि हर एक के लिए एक मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है। सो दे आर गेटिंग ऑल द टैली विद देम, उनके पास पूरा डिटेलिंग रहता है कि ये सेक्टर में कितना रेवेन्यू हुआ है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, तो उनसे हम लोग वो लेते हैं। तो जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर एग्रीकल्चरल मिनिस्टर रहेगा, तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर के पास ये पूरा डेटा रहेगा, लेकिन एग्रीकल्चर मिनिस्टर के पास ये डेटा कहाँ से आता रहेगा कि उसके अंदर भी बहुत छोटे मोटे मिनिस्टर रहते हैं। सो दे आर कलेक्टिंग दैट इंफॉर्मेशन कि जैसे कि मुंबई साइड से कितना पैसा आया है एग्रीकल्चर सेक्टर के थ्रू, और दूसरा वी कैन से रायगढ़ रीजन से कितना पैसा आया है एग्रीकल्चर सेक्टर के थ्रू। सो दिस वे दिस मिनिस्टर आर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, और फाइनली जो हम लोग बोलते हैं ना कि नहीं ये एग्रीकल्चरल मिनिस्टर है, तो ये रिकमेंडेशन देता है, ये सजेशन देता है कि क्या करना चाहिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। तो वो किस बेसिस पे ये देते हैं? बिकॉज दे आर हैविंग द फुल डेटा विद देम एक पर्टिकुलर सेक्टर का, कि ये सेक्टर पे क्या प्रॉब्लम है करके, और इस बार हम लोग को रिवेन्यू कहाँ से ज़्यादा आया है, और एक बार हम लोग कहाँ पे लॉस में है। सो ये जब मिनिस्टर मतलब ये एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ये तीनों सेक्टर का एक साथ जो टोटलिंग रहता है, उसको हम लोग काउंट करते हैं कि कितना ये पर्टिकुलर सेक्टर में प्रोडक्शन हुआ है करके, और देन उसके मनी वैल्यू को हम लोग कैलकुलेशन में लाके नेशनल इनकम का कंसिडर करते हैं। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे कि मैम उनके पास भी तो करेक्ट डेटा जाना चाहिए। हाँ, तो ये उन Yes. मिनिस्टर का काम है कि उनके उन्होंने उसको बराबर से टैली करना चाहिए। ओके, ये उनका काम रहता है। तो इसके लिए जो हम लोग बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट ऑफिसेस वगैरह, ये सब क्या रहता है, दे आर ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग्स ओनली, कि डिटेलिंग लो, वेरीफाई करो कि इतना लोन दिया था, ये लोन के थ्रू वो फार्मर ने कितना वहाँ पे रिवेन्यू अर्न कर पाया करके, कितना प्रोडक्शन वो अर्न कर पाया करके, वो लोन को रीपे कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर वो नहीं कर पा रहा है मतलब वो लॉस में है क्या, कितना उसका एस्टिमेशन था, और वो कितना हम लोग को प्रोडक्शन दिखा रहा है। सो एवरी ऑल दिस डिटेल, वो पूरे डिटेल्स को इवेल्युएट करने के लिए वहाँ पे जो डेटा कलेक्शन वाले लोग रहते हैं वो उतने इफेक्टिव होने चाहिए, देन ओनली वी विल गोइंग टू गेट द करेक्ट डेटा। ओके, Yes, ये ma'am. एक्चुअली स्ट्रैटेजी रहता है, मतलब ये बहुत बड़ा काम रहता है, इतना इजी नहीं रहता है। इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि टोटली इफ यू गोइंग टू से में कि गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू हैव टोटल प्राइवेटाइजेशन, लेकिन नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होना ही चाहिए, और गवर्नमेंट टोटली कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के ऊपर दे ही नहीं सकता है, बिकॉज ये सब जो चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, डेटा कलेक्शन, बराबर से डेटा आना चाहिए, वो सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही होना चाहिए, देन ओनली गवर्नमेंट कैन टेक द प्रॉपर डिसीजन। ये सब सोर्सेस रहते हैं, मतलब मैंने आपको एकदम सिंपल वर्ड में जो मतलब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए रहेगा उस हिसाब से मैंने बता दिया कि कैसे डेटा को कलेक्ट किया रख जाता है करके। लेकिन हर एक के लिए एक हेड को अपॉइंट करते ही है, तो वो पूरा डिटेलिंग देखता रहता है वहाँ पे। यस अनिश, समझा आपको बेटा? यस, Yes, ma'am. ओके ओके। Yes, अभी हम ma'am. लोग बात करेंगे ग्रीन नेशनल इनकम के।
ग्रीन नेशनल इनकम मुझे बताओ, अगर ये मैंने आपको पढ़ाया था, बताओ मुझे व्हाट इज दैट मीन? ग्रीन नेशनल इनकम किन चीज़ों को कंसिडर करता है नेशनल इनकम में? Environment, it is related to environmental. यस, वेरी गुड, इट इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल इफेक्ट को वो लोग कंसिडर करते हैं। मतलब उनका क्या मेन पॉइंट ऑफ व्यू है कि सपोज अगर नेशनल इनकम कंट्री का बढ़ रहा है, लेकिन नेशनल इनकम बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रोथ में लाना पड़ेगा, वहाँ पे ज़्यादा जो लैंड है वो हम लोग को एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उसके ऊपर ज़्यादा मशीनरी को यूज़ करना पड़ेगा, ज़्यादा फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन फर्टिलाइजर को यूज़ करने की वजह से उसका जो लैंड क्वालिटी है वो कम हो चुका है, तो उसके लॉस को कौन कंसिडर करेगा? ये तो नुकसान हो गया, तो वो नुकसान को भी काउंट करना चाहिए, ठीक है, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ अ इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट उसको कहेंगे ना, बिकॉज लैंड वो एक्चुअली नेचुरल है In the जिसको हम लोगों ने ma'am, खराब कर दिया है बाय यूजिंग द एडिशनल फर्टिलाइजर्स एंड ऑल द मशीनरी, तो उसके लॉस को भी वहाँ पे कंसिडर करना चाहिए। सो व्हेन वी आर कंसिडरिंग दोज पार्ट व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम, सो दिस काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज योर ग्रीन नेशनल इनकम। मतलब इकोनॉमिक, ma'am, ये हाँ अनिश हो बोलो सकता है बेटा। क्या? Destruction in the environmental aspects while production of a product or service हाँ, डिस्ट्रक्शन is इन द called. एनवायरमेंटल, मतलब वाइल डूइंग द प्रोडक्शन एक्टिविटी कैसे हम लोग एनवायरमेंट को डिस्ट्रक्शन ला मतलब खराब कर देते हैं, दैट इज द वे दे आर ट्राइंग टू से कि जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, सो इट इज़ नॉट ओनली एग्रीकल्चरल, इवन अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भी बात करेंगे, तो जो कंपनीज है कुछ किसी भी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते वक्त जो पोल्यूशन वो लोग क्रिएट करते हैं, तो वो भी हमारा जो नेचुरल एयर है उसको खराब कर रहे हैं ना, तो वो लॉस हो गया एक्चुअली अपनी इकोनॉमी के लिए। मतलब वहाँ पे हम लोग एनवायरमेंटली वी आर इन द लॉस, तो उसको कंसिडर करना चाहिए करके। सो व्हाट दे आर सेइंग कि whenever you are calculating economic growth and development, at that time you should consider, because of this environmental growth and development, sorry, economic growth and development, environment कितना लॉस में है, कितना इफेक्ट हुआ है, तो उसकी भी कॉस्ट को कट करो और उसके बाद में नेशनल इनकम बताना चाहिए कि एग्जैक्टली कितना नेशनल इनकम है। सो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि वैल्यू हम लोगों ने अभी तक वो प्रॉपर डिसाइड नहीं कर पाए कि एयर पोल्यूशन इतने लेवल का होगा तो कितना वैल्यू कट करना चाहिए करके, वो अभी तक प्रॉपरली डिसाइडेड नहीं है। बट आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी गुड, इट शुड टेक इनटू कंसिडरेशन। ये हम लोग लिटरली इसको भूलते जा रहे हैं, लेकिन ये होना बहुत ज़रूरी है। ओके, चलो विल स्टार्ट इन डिटेल। मीनिंग ऑफ ग्रीन नेशनल इनकम, हाँ एक मिनट मैं आपको बताती हूँ कहाँ से मुझे स्टार्ट करना चाहिए। नीड फॉर ग्रीन जीडीपी, ये आप ठीक है, चलो इसके बारे में बता देती हूँ मैं आपको कि ग्रीन जीडीपी क्यों होना चाहिए। कन्वेंशनल मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम लाइक जीडीपी एंड जीएनपी suffer from many limitations. These measurements can only calculate the gross output produced in an economy, but do not evaluate the wealth and the asset that a nation has. You all agree with me, स्टूडेंट? ये बराबर है ना यहाँ पे लिखा हुआ कि जीडीपी एंड जीएनपी हमेशा प्रोडक्शन के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन जो हम लोग अपने कंट्री का जो नेचुरल वेल्थ है, असेट है, इसको जो नुकसान हो रहा है उसको वो लोग बिल्कुल भी इवेल्युएट नहीं करते, तो ये उनके लिए लिमिटेशन हो जाता है। इसके लिए वी नीड टू हैव द ग्रीन जीडीपी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन हियर, a nation's wealth and assets are used up in the process of output production, resulting in changes in the country's future potential to produce. With the help of conventional measurement, there is no way of knowing whether the income generated in an economy is sustainable in the future or not. What is your point of view on this point, student? Is this correct one? सस्टेनेबल होगा या नहीं, वो उसका गारंटी हम लोग दे पाएंगे? Yes, No, ma'am. ma'am. है ना, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे ना हम लोग, बिकॉज अभी हम लोग क्या करें कि नहीं, अभी के लिए नहीं, ये साल में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज़्यादा होना चाहिए करके हम लोग जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है कंट्री के पास, जो भी असेट अवेलेबल है उसको हम लोग यूज़ करेंगे। लेकिन जब एक्चुअल में वो पूरा ख़त्म हो जाएगा, पूरा जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो जब ख़त्म हो जाएंगे, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या है, वो हम लोग कंटिन्यू कर पाएंगे वो प्रोडक्शन, उसका कुछ भी गारंटी नहीं है। देयरफॉर वी नीड टू गिव इम्पोर्टेंस टू द नेचुरल रिसोर्सेज ऑल्सो, और उसको इस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए दैट द फ्यूचर जनरेशन शुड ऑल्सो हैव दैट काइंड ऑफ अ यूटिलाइजेशन। देन द नेक्स्ट वन हियर, थर्ड Ma'am, पॉइंट, नेचुरल कैपिटल। Natural capital that yes, includes geology, soil, air, water, and living beings
are not adequately considered as economic asset in traditional GDP measurement. The cost of using these resources is not accounted for. The positive externality, that is benefit of maintaining natural capital, are also not considered, partly because it is very difficult to give monetary value to these assets, and partly because government fear that resulting GDP data will reflect poorly on them. For example, the benefits of maintaining forest land or coastal resources to the economy cannot be easily given money value and hence are not accounted for in the calculation of GDP. उन्होंने क्या कहा है कि नेचुरल कैपिटल जैसे कि जियोलॉजी है, सॉइल है, एयर है, वाटर है, लिविंग बींग्स है। अभी आप लोग एक ही एग्जांपल है ना, जैसे कि ये कोरोना है, ये भी क्या हो गया कि लिटरली लोगों का हेल्थ खराब हो गया है। और जो लोग कोरोना में सीरियस पेशेंट रहे हैं, आप लोगों को पता रहेगा कि उनको और आगे भी बीमारियां होती जा रही है। कैन यू टेल मी लेयर कि जो सीरियस कोरोना पेशेंट है उनको अभी कोरोना से ठीक होने के बाद में भी उनको कौन सी बीमारियां आ रही है? आप लोग अगर न्यूज़ देखते रहोगे तो आपको पता रहेगा। यस, टेल मी, those who are the serious COVID patient, after recovering also, after coming home also, they are facing a many physical problem and they are getting many diseases. Can you just tell name कि कौन सा है करके? Yes, Sheikh Baby Azhar is saying body pain. Yes, body pain is there. Very good. और क्या है? एक बीमारी जो लिटरली अभी कोरोना से भी ज्यादा होता जा रहा है. What is that name? Tell me. Yes. जो अभी कोविड से भी ज़्यादा केसेस उसके ज़्यादा आ रहे हैं। फीवर, यस, ओके, फीवर इज देयर। यस, शाहिदा नूर ने बराबर कहा यहाँ पे कि फंगस, ठीक है, ब्लैक फंगस है। ओके, सो ब्लैक फंगस के बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं अभी अपने इकोनॉमी में। सो व्हाट इज दैट इंडिकेटिंग कि मतलब एक चीज़ अफेक्ट हो गया, उसके वजह से जो आपका रिसोर्सेज था, लेबर फोर्स था, द पीपल आर द लेबर फोर्स, वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज है। ये रेस्पिरेशन प्रॉब्लम, यस, वेरी गुड विकास, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम के साथ आपको क्या लगता है कि ये लोग जो भी ऐसे पेशेंट है जो अभी ये सब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जितना वो लोग एक्टिव थे, जितना वो लोग एक्टिवली प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, अभी वो इन फ्यूचर उतना एक्टिवली कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस? है ना, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अभी उनका लिटरली वो लाइफ जो है, मतलब अभी दे नीड टू हैव अ रेस्ट, उनको बहुत रेस्ट की ज़रूरत है। और आगे फ्यूचर में भी जो भी उनका लंग्स डैमेज हुआ है, वो लंग्स डैमेज भी इतना जल्दी रिकवर नहीं कर पाएगा। सो वहाँ पे एक बीमारी के वजह से आप लोगों ने मतलब टेक्नोलॉजी के पीछे इतना लग गए कि ये एक वायरस के वजह से लिटरली आपका जो लेबर फोर्स है, जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्सेस रहता है किसी भी प्रोडक्शन के लिए, तो आपका लेबर फोर्स का क्वालिटी अभी कम हो गया है। Okay, and that will going to have a great impact in the future GDP of India. वो ऑब्वियसली इम्पैक्ट करेगा। एंड यू मस्ट बी नोइंग कि चलो ओल्ड एज पॉपुलेशन का तो रहने दो, बट प्रेजेंटली जो वर्किंग पॉपुलेशन है, दोज हु आर इन द एज कैटेगरी ऑफ 18 to 45, और वी कैन से 18 to 58 तक का बेसिकली वर्किंग एज ग्रुप रहता है, वो सारे लोग बेसिकली पूरी तरह से अफेक्ट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द कोविड। तो वो हम लोग को नहीं उतना एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर पाएंगे अपने प्रोडक्शन में। तो हम लोग ने क्या किया, अपना जो लेबर क्वालिटी है उसको अभी हम लोगों ने डिटोरिएट करके रखा हुआ है। ओके, आर यू गेटिंग मी? सो दिस वे द जीडीपी शुड एबल टू अंडरस्टैंड, मतलब जब हम लोग नेशनल इनकम काउंट करते हैं, एट दैट टाइम वी शुड एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर नेचुरल रिसोर्सेज को कुछ इम्पैक्ट होता है तो वो कैसे अफेक्ट करता है फ्यूचर में भी। ये सब चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस देना ज़रूरी है। अभी आगे से अगर गवर्नमेंट को थोड़ा सा बोलते हैं ना कि होशियारी से काम करना चाहिए, सो गवर्नमेंट शुड ऑलवेज गिव इम्पोर्टेंस टू द हेल्थ सेक्टर। क्योंकि सबसे पहले इवन जैसे हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं ना इकोनॉमिक्स में कि किसी भी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, सो ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब जिस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा रहेगा, जिस कंट्री में द पीपल हु आर मोर डेवलप, उस कंट्री का ऑटोमेटिकली सिचुएशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी अच्छा रहता है। सो ह्यूमन डेवलपमेंट में जो सबसे पहला पॉइंट कंसिडर किया गया है, इट इज़ द हेल्थ ऑफ द पीपल। तो इसके लिए हेल्थ सेक्टर शुड बी ऑलवेज गिवन प्रायोरिटी, एंड आफ्टर दैट एजुकेशन। अभी एजुकेशन में भी इंडिया का ये प्रॉब्लम है ना कि यहाँ पे मगअप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि आप मगअप करो, आपको कॉन्सेप्ट कितना प्रैक्टिकली यूज होने वाला है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने कितना स्कोरिंग किया है वो इम्पोर्टेंट है।
लेकिन being very honest, practically this kind of a theoretical knowledge will not going to help you out. You need to have the practical experience. Here यहाँ पे क्या बोलते हैं वो लोग गवर्नमेंट की, it is not possible for us to give job to each and everyone in a government sector. पता है ना, नहीं दे पाओगे, तो एटलीस्ट एजुकेशन सिस्टम में ऐसा चेंजेस करो कि लोग अपना खुद का तो कुछ स्टार्ट कर पाएंगे, एटलीस्ट दे शुड स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, कुछ तो वो स्टार्ट कर पाएंगे, इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। वो भी एजुकेशन के भी जो पॉलिसीज है वो भी उनको चेंज नहीं करना है। और तुम लोग डिपेंड बोलोगे कि नहीं मेरिट बेसिस पे ही गवर्नमेंट सेक्टर पे लिया जाएगा वगैरह, तो ऑब्वियसली फिर सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, वहाँ पे मगअप स्कोरिंग के ऊपर ही ध्यान देंगे, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लेता रहेगा ज़्यादा। तो यहाँ पे जो सेकेंड चेंजेस होनी चाहिए, दैट शुड बी इन एजुकेशनल सेक्टर। एजुकेशनल सेक्टर जैसे वहाँ पे अगर चेंज हो गया, अगर प्रैक्टिकल नॉलेज देना ज़्यादा स्टार्ट हो गया, सो आई थिंक यू पीपल विल नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट जॉब ऑल्सो। इमीडिएटली आफ्टर योर TY, मतलब आफ्टर योर एजुकेशन, यू कैन इमीडिएटली स्टार्ट योर ओन बिजनेस। और अच्छा, अनिश इज सेइंग कि एजुकेशन सिस्टम इज डिजाइन टू कंफ्यूज द स्टूडेंट। कंफ्यूज द स्टूडेंट, मैं आपको बोलूँ, आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग यू, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, you people are doing specialization in accounting and finance, okay? और अकाउंट के जॉब के लिए आपको ज़्यादा प्रेफरेंस रहेगा, लेकिन अगर सेम टाइम पे कोई बाकी कॉमर्स स्टूडेंट या फिर BBI का स्टूडेंट या फिर कोई और स्ट्रीम का स्टूडेंट आ जाता है, एंड द स्टूडेंट इज हैविंग द गुड नॉलेज रिलेटेड टू अकाउंट्स, जब वो इंटरव्यू में अच्छे से, मतलब भले आप लोग अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के स्पेशलाइज हो, लेकिन कोई एक बंदे ने कॉमर्स में एजुकेशन लिया है लेकिन उसका अकाउंटिंग का नॉलेज अच्छा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको नहीं प्रेफरेंस दिया जाएगा, वहाँ पे एक कॉमर्स वाले स्टूडेंट की जो उसका अकाउंटिंग का नॉलेज अच्छा है उसको दिया जाएगा, या फिर जिसको अकाउंटिंग में एक्सपीरियंस है करके उसको दिया जाएगा। सो व्हाट इज, मतलब क्या ज़रूरत है अलग करने की, फिर ऐसा ही होना है तो फिर क्यों कॉमर्स के ही अलग अलग सेक्शन को स्पेशलाइजेशन में डाल के रखा हुआ है, वो भी नहीं होना चाहिए था। सो आई, जो अनिश कह रहा है, इवन आई एम एग्री विद दैट कि पता नहीं क्यों एजुकेशन सिस्टम ऐसे बना के रखा हुआ है कि इसमें स्पेशलाइज करो उसमें स्पेशलाइज करो। फाइनली सारे ग्रेजुएट्स को तो एक ही जगह पे जाना है। तो यस, इफ यू गोइंग टू आस्क मी अबाउट द मेडिकल टर्म में, यस आई वुड से कि एकदम करेक्ट डिसीजन है। MBBS करते हो, उसके बाद में MD के थ्रू यू आर डूइंग द स्पेशलाइजेशन कि आपको पेडियाट्रिशियन बनना है, या फिर आपको बेसिकली गायनेकोलॉजिस्ट बनना है, चेस्ट फिजिशियन बनना है। हाँ, ये बराबर है, बिकॉज आप उसके अकॉर्डिंग ही काम करोगे और उसके अकॉर्डिंग ही आपका रिक्रूटमेंट होगा। सो वो स्पेशलाइजेशन को कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर बैंकिंग सेक्टर के लिए आप बोलोगे कि बैंकिंग सेक्टर में जाना है, सो इवन कॉमर्स स्टूडेंट कैन गो, BBI स्टूडेंट कैन गो, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस स्टूडेंट कैन गो, इवन द आर्ट स्टूडेंट कैन गो फॉर द बैंकिंग जॉब्स ऑल्सो। तो क्या है, मतलब क्यों इतना चेंजेस करके रखा हुआ है, क्या वहाँ पे मीनिंग है स्पेशलाइजेशन का भी? इससे आप लोग डिमोटिवेट नहीं होना है, चुपचाप से पढ़ाई करना है, लेकिन मैंने आपको प्रैक्टिकली बताना है करके ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है। अदरवाइज पता चला आप लोग बोले कि नहीं नहीं अभी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस नहीं करना, हम लोग जा रहे हैं फिर से कॉमर्स में, तो फिर से फर्स्ट ईयर से एडमिशन लेना पड़ेगा, एंड डोंट डू दैट। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करो, आपको ज़्यादा एडवांस नॉलेज आएगा कंपेयर विद द कॉमर्स स्टूडेंट। तो इसके लिए नॉलेज गेन करो, जब डिग्री को पास करना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू शुड गेट द नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग रिलेटेड सब्जेक्ट, हर छोटा मोटा चीज़ का आपको पता होना चाहिए, जो कॉमर्स स्टूडेंट को नहीं पता होगा वो, बिकॉज इंटरव्यू में आपको वहाँ पे स्टैंड करना है। ओके, एंड आई थिंक compared with the commerce student, you people are having very deep knowledge about the accounting because you are having many subjects, many specialized subjects of account। तो आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस स्टूडेंट का अकाउंट से रिलेटेड नॉलेज बहुत अच्छा रहता है। तो जो लोग नॉलेज के लिए आ रहे हैं इट इज़ गुड, अगर जो लोग जो स्कोरिंग के लिए आ रहे हैं सो नॉट गुड व्हेन यू आर टेकन द अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सेक्शन। ओके, यस, सेल्फ एजुकेशन, यस सेल्फ एजुकेशन तो होना ही चाहिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन ईयर क्या हो गया था मेरा, फ्यूचर जनरेशन। हाँ, ये पढ़ा है तक नहीं नहीं, चलो लेस देन 6 मिनट है, देखते। इट इज़ आर्ग्यूड दैट द गवर्नमेंट एंड फर्म जनरली डू नॉट मेक एडुकेट प्रोविजन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन in the process of creating national wealth. In order to achieve rapid growth and short-term profit, they cause rapid depletion of natural capital. Green GDP measurement can be used to bring in accountability towards the interest of the future generation. जैसे मैंने अभी आप लोग को बोला कि सब कुछ रिसोर्स अगर हम लोग अभी से यूज़ करेंगे तो फ्यूचर के लिए क्या बचेगा। सो हियर ग्रीन GDP विल गोइंग टू मेक यू अवेयर कि नहीं फ्यूचर भी है, वहाँ पे उस जनरेशन के लिए भी कुछ ना कुछ रिसोर्स रखने पड़ेंगे। So that way, if we will going to take into account all those things,
देन ऑब्वियसली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ ना कुछ वहाँ पे अवेलेबल रहेगा. नाउ द नेक्स्ट वन हियर, due to several drawbacks of the conventional national income measurement, it has become necessary to have a more comprehensive macroeconomic indicator to indicate an economic's potential in sustainable development and social well-being. Conventional GDP has limited scope for indicating the state of social well-being of the people. Yes, social well-being, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि नेचुरल रिसोर्सेज होने ही चाहिए, नेचर होना ही चाहिए, बहुत सारे यहाँ पे माउंटेन्स होने चाहिए, वी शुड एबल टू सी द रिवर, सी, वाटरफॉल, ये सब एनवायरनमेंट में रह के हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना है. एंड इफ यू विल गोइंग टू गेट दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, देन ओनली वी विल गोइंग टू हैव द गुड सोशल वेलबींग. ये क्या लिखा है, चूजिंग द, अनिश्चय लिखा है चूजिंग द अल्टरनेटिव ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विल बी मच बेटर फॉर ग्रीन जीडीपी. अल्टरनेटिव ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स के लिए क्या अल्टरनेटिव रहेगा अनिश? कुछ भी तो नहीं. For नेचुरल example, for electricity, we switch to solar energy instead of coal. हाँ, ओके 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 ओके, दैट वे यस, वी हैव टू फाइंड आउट सर्टेन वे इन दैट. हाँ, ये करेक्ट Yes. बोल रहा है, वैसे होना चाहिए कि हम लोग को मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए, बट जनरली हाँ इलेक्ट्रिसिटी के लिए अलग अलग वे भी रहते हैं कि, बट यू आर सेइंग कि लाइक वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी अगर मिल रहा है या फिर सोलर एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, सो इट इज बेटर वन. यस, गुड वन. Okay, now the next one here, calculation of green GDP. The calculation of green GDP involves natural capital accounting. It is the process of calculating the total stock and the flow of natural resources and services in a given ecosystem of a region. देखो यहाँ पे उन्होंने फॉर्मूला तो दिया हुआ है कि ग्रीन जीडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस कॉस्ट ऑफ नेट नेचुरल कैपिटल कंजम्पशन, लेकिन यहाँ पे ड्रॉबैक में उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि दो दे आर सेइंग दैट द कॉस्ट ऑफ नेट नेचुरल कैपिटल कंजम्पशन, लेकिन यहाँ पे कितना कॉस्ट वहाँ पे एक्चुअल में लगाना है, वो कॉस्ट के अकॉर्डिंग जो हम लोग जैसे कि एयर पोल्यूशन के लिए जो कॉस्ट लगा रहे हैं वो उसके लिए वर्थ है या नहीं, वो मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस करना इज रियली डिफिकल्ट वन. ओके, सो व्हेन वी आर सेइंग द कॉस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कंजम्पशन, वो होना बहुत डिफिकल्ट है. तो इसके लिए अभी तक ये एक्चुअल में अकाउंटिंग में नहीं आया है. ऐसा चालू है कि ये कंसिडर करना स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन इसका अभी तक वैल्यू जैसे वो लोग डिटरमाइन नहीं कर पा रहे कि कितना एग्जैक्टली वैल्यू लगाना है, कितने कंजम्पशन के लिए, कितना लॉस के लिए, तो वो कैसे मेजरमेंट करना है उसका अभी तक इन डिटेल कुछ भी स्टडी नहीं हुआ है इतना ठीक से. तो मे बी इन फ्यूचर इट विल गोइंग टू कम इनटू एग्जिस्टेंस, लेकिन ज़्यादा डिले ना करे तो बेटर रहेगा. बिकॉज क्या हो रहा है, इफ़ यू विल गोइंग टू कंसिडर ग्रीन जीडीपी ना, तो जो हम लोग बोल रहे हैं ना कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंडिया इज ऑलवेज हैविंग 6% ऑफ जीडीपी, 7% ऑफ जीडीपी, ये लिटरली 1 या 2% में आ जाएगा व्हेन विल गोइंग टू कैलकुलेट द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. बिकॉज उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहेगा. बिकॉज वेन एवर वी आर डूइंग एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी, वी आर 101% वी आर हार्मिंग द एनवायरमेंट. तो वो सब चीज़ों का कैलकुलेशन अगर हम लोग लेने वाले हैं तो शायद से मेरे हिसाब से तो हमारा जीडीपी कभी भी पॉजिटिव में भी नहीं रहेगा. इट विल बी ऑलवेज इन अ नेगेटिव ओनली अगर हम लोग एनवायरमेंट को कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे तो. व्हेन वी विल गोइंग टू स्टार्ट कैलकुलेटिंग इट्स, आई थिंक एज अनिश शेड कि कुछ ना कुछ मेजरमेंट वहाँ पे आ जाएंगे, कुछ ना कुछ रेमिडीज वहाँ पे आ जाएंगे कि क्या हम लोग को यूज़ करना चाहिए, तो उससे थोड़ा नेचुरल एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट कम दिखेगा. सो यस, दैट वे वी शुड प्लान हियर एक्चुअली फॉर द इंडियन इकोनॉमी, नॉट ओनली फॉर द इंडियन इकोनॉमी, ये हर इकोनॉमी का इशू है. ऐसे नहीं कि इंडिया में ही यही प्रॉब्लम है, हर इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम रहता ही है कि वहाँ पे एनवायरनमेंट इम्पैक्ट होता ही है. Okay, now the next point here, national income and the economic welfare. That I think we should study in the next lecture because right now less than 2 minutes is being shown here. ठीक है, चलेगा student? Okay, national relation between the national income and welfare, we'll going to say it in the next lecture. Kajal, are you there? Kajal Jha. Yes, ma'am. There? Yes. हाँ, Kajal, please send me the screenshot of attendance. काजल didn't give any answer today, otherwise काजल भी आंसर देती रहती है. नूर ने इस बार दिया, नूर भी हमेशा देती है, लेकिन जो लोग हमेशा कॉमनली आंसर देते हैं ओनली दे आर गिविंग मी आंसर. हाँ, बाकी नए लोगों से मुझे आंसर नहीं मिल रहा है अभी तक. सी डिस्कस करते जाओ, मैं आप लोगों को कोई ऐसे एग्जैक्ट डेफिनेशन कभी नहीं पूछा, आई एम जस्ट आस्किंग योर पॉइंट ऑफ व्यू. तो वैसे बोला करो, कोई खराब नहीं है. ओके
ओके काजल बोल रही नेटवर्क इशू है, ओके ओके, इसके लिए आज नहीं दे पाए, कोई बात नहीं काजल। लेकिन देखो बाकी लोग जो नहीं देते हैं आंसर, बी ट्राई टू बी इंटरेक्टिव इन द लेक्चर, तो ही मज़ा आएगा, तो वैसे मज़ा नहीं आएगा। ओके चलो सुनो, चलो एंड द लेक्चर। काजल हैव यू डन? ओके ओके चलो बाय बाय स्टूडेंट।